हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। ओके, ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है और मैं आपको 6 से 12 तक की किताबें पढ़ाऊँगा, इतिहास और भूगोल की। तो इतिहास के अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं भूगोल के सोच रहा हूँ 3 चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, फिर इतिहास पर लौटता हूँ। ओके, तो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाएं क्या है। उसके पहले हमने आपको ग्लोब बताया था, अक्षांश रेखाएं बताई थी और ताप कटिबंध भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। ओके, हम लोग को पढ़ना है यहाँ से, देशांतर रेखाओं से। तो देशांतर रेखाएं क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होता है। तो अक्षांश मतलब मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं एक बार फिर से। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ओके, तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसी प्रकार देशांतर रेखाओं की बात करें तो मान लीजिए कोई पृथ्वी है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जब रेखाएं खींची जाती हैं तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ओके, ये ऐसे कुछ खींची जाएंगी रेखाएं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ओके, ये जो अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, ये सब देशांतर रेखाएं हैं। सॉरी, अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण। ओके, तो अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा देशांतर रेखाएं क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, इनको जोड़ने वाली, ओके, इनको जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूरब एवं पश्चिम की ओर इन रेखाओं की दूरी कितनी है। ओके, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, यानी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, मैंने बताया था देशांतर रेखाएं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरब से पश्चिम होती हैं। ओके, अक्षांश पूरब से पश्चिम और देशांतर उत्तर से दक्षिण, इस टाइप का। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं जरूर बताऊंगा आपको। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। ये क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है, ये बीच में मध्य भाग में सबसे अधिक होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दूरी सबसे अधिक है, फिर धीरे धीरे दूरी कम होती गई दो रेखाओं के बीच में, देखिए। और जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो एकदम सारी रेखाएं आकर ऐसे ऐसे मिल जाती हैं, तो दूरी एकदम ख़त्म हो जाती है। तो वही कह रहा है कि ये देखिए, अक्षांश यानी जो समांतर रेखाएं होती हैं, रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। ओके, तो मैंने बताया था अक्षांश रेखाएं ऊपर जैसे जैसे जाती हैं, बहुत नीचे जाएंगे तो उनका जो आकार है वो घटता जाता है। अक्षांश रेखाओं का बीच में सबसे बड़ा रहेगा। ओके, लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनका आकार एक प्रकार से समान ही रहता है। ओके, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो सभी रेखाएं, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, सभी एक समान है, सभी की लंबाई उतनी है। अगर यहीं पर हम देशांतर रेखाओं की लंबाई देखें तो ये देखिए, ये ऊपर छोटी होती जाती है और मध्य में सबसे बड़ी, फिर नीचे छोटी होती जाती है। तो वही कह रहा है कि
अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामत्रों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। ओके, तब सभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा गया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर, यानी 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। ओके, यहाँ से अगर हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार आप ये समझ लीजिए कि जो अक्षांश होता है वो आपको उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में विभक्त करता है, और जो देशांतर होता है वो पूर्वी पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करता है। तो यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। ये जो है ये प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री। ओके, और इसके अगर हम पश्चिम में जाएंगे, इधर जाएंगे, ये सॉरी ये पूरब है, पूरब में जाएंगे तो ऐसे 180 डिग्री रेखाएं मिलेंगी, और पश्चिम में जाएंगे तो 180 डिग्री रेखाएं मिलेंगी। ओके, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पूरब तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था, जब हम अक्षांश की चर्चा करते हैं तो उत्तर और दक्षिण लिखते हैं। इसी प्रकार जब हम देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे तो हम पूरब या पश्चिम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार हम चर्चा करते हैं। ओके, तो अब यहाँ आगे देखिए, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर रेखा एक ही रेखा पर स्थित है। ओके, ये दोनों मिल जाते हैं। 180 जैसे पीछे यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, अगर पीछे आप लेकर जाएंगे 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी दोनों मिल जाते हैं। ओके, पीछे। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामत्रों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ये जो 4 खाने हैं इसको बोलते हैं ग्रिड। ओके, ये जो 4 खाने हैं, ये देखिए, ये सारे 4 खाने हैं, इनको बोलते हैं ग्रिड, यानी कि अक्षांश और देशांतर के द्वारा बनाए गए आकार को ग्रिड कहते हैं। ओके, अब ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर यामत्रों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। ओके, तो दोनों रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है किसी स्थान को अगर आपको जानना है। इनको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा अंगा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचे। इन वृत्तों को अब आबासा, ये सब आप पढ़ लीजिए, होमवर्क है आपके लिए। ये देखिए, ये मैप मैं आपको सीधा दिखा सकता हूँ, इसको मैं अलग से लगाऊंगा। ओके, अब आप देखिए, देशांतर और समय। एक बात और जान लीजिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं ये हमें किसी स्थान का स्थिति बताती हैं। कोई प्लेस है, कोई नगर है, महानगर है, शहर है, उसकी स्थिति बताती है कि वो कहाँ पर स्थित है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये स्थिति के साथ साथ समय भी बताती हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं, इसमें फिर जानते हैं क्या है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अतः स्वाभाविक है कि
यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। भाई हमारे पूर्वज कैसे अनुमान लगाते थे? पहले घड़ी थी नहीं, तो ये परछाई से अनुमान लगाते लेते थे कि क्या समय हो रहा है। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती। अगर आपकी परछाई सबसे छोटी बन रही है, एकदम छोटी, तो इसका मतलब दोपहर है, एकदम खड़ी दोपहरिया है। ओके। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ओके, पृथ्वी किस ओर चक्कर लगाती? पश्चिम से पूरब की ओर। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, जो ग्रीनविच किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ओके, 0 डिग्री रेखा को कहते हैं ग्रीनविच। ओके, ग्रीनविच रेखा। तो उसके जितने पूरब में स्थित हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जैसे अपना भारत देश 82.5 डिग्री आगे है, यानी लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, ग्रीनविच इंग्लैंड में है। जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 66 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 66 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये सब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में, यानी 1 घंटा समय आगे हो जाएगा, 60 मिनट, यानी 6 बजेंगे। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजेगा। ओके, मान लीजिए ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, तो हम उसके आगे जाएंगे 15 डिग्री अक्षांश पर, 15 डिग्री देशांतर आगे जाएंगे, तो वहाँ पर 1 घंटा समय आपका आगे हो जाएगा। ओके, यानी कि वहाँ पर 1 बजेगा। मान लीजिए ग्रीनविच पर 5 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री अगर हम देशांतर आगे जाएंगे तो वहाँ पर 6 बजेगा। पीछे जाएंगे तो समय घट जाएगा। ओके, तो इसी तरह अपना जो भारत है वो 5.5 घंटा समय उसका आगे है ग्रीनविच से। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, यानी पश्चिम में जाएंगे तो घट जाएगा और पूरब में जाएंगे तो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ओके, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? ओके, अलग अलग यामोत्तर पर स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है। मानक समय माना जाता है। ओके, जैसे ये देखिए यहाँ पर भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। ओके, ये भारत का मानक समय है। मानक समय ना माने तो प्रत्येक बिंदु पर, यानी देश में प्रत्येक बिंदु पर समय अलग अलग होगा, इसलिए एक मानक समय मान लेते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, क्योंकि समय अलग अलग होगा तो समय सारणी तैयारी नहीं हो पाएगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम, गुजरात यानी पश्चिम और असम यानी पूरब के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। ओके, समझ लीजिए, अगर हम मानक समय न माने तो क्या होगा? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए, और इसीलिए हमने इसको मान लिया। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है।
फिर यहाँ थोड़ा सा और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में सो नहीं पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो वहाँ अगर 2 बजे शुरू होगा तो हमारे यहाँ 7:30 बजे शुरू होगा, तो देर रात तक चलेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? यहाँ देखिए बताया गया। भारत ग्रीनविच के पूरब यानी कि 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, जो हमारे यहाँ का समय है भारत का, ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तब भारत में 7:30 बजेंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार इतना अधिक है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय रेखाएं हैं। उदाहरण के रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो कई देश ऐसे जो बहुत ज़्यादा उनका विस्तार है, तो उनको कई मानक रेखाओं में विभाजित किया गया। जैसे रसिया में 11 मानक रेखाएं हैं, भारत में तो फिलहाल एक ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक और बना दिया जाए, ऐसी बात हो रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।